Students, today I will teach you the first lesson of the book Flamingo. The name of this lesson is The Lost Lesson. It is written by Alfonso Daudet. Alfonso Daudet was born in 1848 and died in 1897. He was a great French novelist and short story writer. This is the introduction I have given you about the author. Now about the lesson. The name of the lesson is The Lost Lesson, आखिरी lesson, जैसे इसके नाम से चल रहा है आखिरी lesson. तो this lesson describes the situation during the war which broke out between France and Persia. फ्रांस एंड पर्शिया के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका यहाँ पर वर्णन किया गया. दिस वॉर टुक प्लेस इन 1871. यह लड़ाई 1870 से 1871 तक. इन दिस वॉर फ्रांस वॉर डिफीटेड बाय पर्शिया. इस लड़ाई में फ्रांस जो था पर्शिया से हार गया. पर्शिया जो है ये पुराना नाम है जर्मनी का, जिसको आकर जर्मन कहते हैं, उसको पहले पर्शिया कहते हैं. तो इस लड़ाई में फ्रांस जो था वो पर्शियन से हार गया था और फ्रांस के दो शहर थे जिनमें एक का नाम अल्सेक और दूसरा का लारे. फ्रांस के दो शहरों पर जर्मन का अधिकार हुआ. जर्मन ने इन दो शहरों पर कब्जा कर लिया था. उसके बाद जर्मन ने एक आदेश जारी करा था कि अल्सेक और लारेंस के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर आज से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि वहाँ पर सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक और लारेंस स्कूल में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. तो इसमें इस कहानी का नरेटर जो है वो एक लड़का है जिसका नाम है फ्रॉक, जो एक स्टूडेंट है फ्रांस का और वो फ्रेंच भाषा सीख रहा है, ऐसे स्कूल में पढ़ता है ना. तो ये दिस लेसन डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ वॉर. लड़ाई का इम्पैक्ट बताता है कि क्या उसका असर होता है. व्हेन ए कंट्री conquers another country, the first thing it does is to enslave the language of the people. कोई देश जब दूसरे देश को जीतता है सबसे पहले अधिकार होता है, सबसे पहले वो ये काम करता है कि उसके लैंग्वेज को ख़त्म कर देता है, उसके आइडेंटिटी को ख़त्म कर देता है. इसलिए मदर टंग जो है, मदर टंग को सीखना बहुत ज़रूरी है. अगर हम आज़ादी चाहते हैं तो हमें अपनी मदर टंग को सीखना चाहिए. मदर टंग को आइडेंटिटी बनाए रखना चाहिए. जो कौमें, जो राष्ट्र अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं वो कभी ना कभी होता है. इसलिए हमें अपनी मातृभाषा की कदर करना चाहिए और उसको सीखना चाहिए. ये इस लेसन में बताया गया कि मातृभाषा की क्या अहमियत है. तो इसका नरेटर जो है स्टोरी का बयान करने वाला वो एक स्टूडेंट है जिसका. Now let us start the story. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Hammer had said he would question us on participles and I did not know the first word about them. ये लेखक जो है, नरेटर जो है स्टोरी का वर्णन करने वाला नरेटर जो है वो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रैंक. तो फ्रैंक कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए लेट चला था. मैं उस दिन स्कूल के लिए मुझे देर हो गई, देर से स्कूल के लिए चला था. उस दिन सुबह को मैं देर से स्कूल के लिए चला था. एंड वॉज इन ग्रेट डियर में डर था और मुझे डर था स्कूल में डांटना और मुझे डर था कि आज मेरी डांट पड़ेगी. क्यों डांट पड़ेगी? क्योंकि मैं लेट हो गया था और ख़ास तौर से इस वजह से और डांट पड़ेगी बिकॉज मिस्टर हैमिल, क्योंकि हैमिल जो उसके टीचर थे उन्होंने उससे कहा था ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वो हमसे पार्टिसिपल पर सवाल करेंगे. पार्टिसिपल जो है
एक ग्रामर का पार्ट होता है। इंग्लिश में भी पार्टिसिपल होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में पार्टिसिपल होते हैं ग्रामर, इसी तरह फ्रेंच में पार्टिसिपल होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में भी। तो टीचर ने कहा था कि फ्रेंच पर वो पार्टिसिपल पर सवाल करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट इट। और फ्रैंक कह रहा है कि मुझे पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं आता था, कुछ नहीं। यहाँ पर नरेटर जो है, जो स्टूडेंट है फ्रैंक, वो कह रहा है कि मैं उस दिन सुबह को स्कूल के लिए देर से चला और मुझे ये डर था कि टीचर मुझे डांटेगा, क्योंकि उनके टीचर जो थे जिनका नाम इमामल था, उन्होंने पहले ही बता दिया था उसे कि वो पार्टिसिपल पर सवाल करेंगे और उसे पार्टिसिपल बिल्कुल नहीं आते। He did not know even a single word about this. पार्टिसिपल उसे बिल्कुल नहीं आते थे। To a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. कह रहे हैं एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए उसने, फ्रैंक ने ये सोचा कि मैं स्कूल से भाग जाऊं और बाहर अपना पूरा दिन गुजार दूं। इट वॉज सो वॉर्म, उस दिन बहुत गर्मी थी, गर्म मौसम था। सो ब्राइट, चमक रहा था, सूरज चमक रहा था। यानी कि हमारे यहाँ जैसी गर्मी में जब धूप होती है तो लोग अंदर रहते हैं, लेकिन वो फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांस में मौसम जो है ठंडा होता है, तो जिस दिन धूप निकलती है, गर्म मौसम होता है, उस दिन लोग घर के बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वो कह रहा है कि उस दिन मौसम गर्म था, ठंडे मौसम गर्म था और सूरज चमक था, धूप निकली हुई थी। इसलिए वो चाहता था कि बाहर जाऊँ और स्कूल छोड़ दूँ, स्कूल मिस कर दूँ, स्कूल से भाग जाऊँ और बाहर जा कर के मौसम का आनंद लूँ। द बर्ड वर चर्पिंग द एज ऑफ वुड्स, जंगल के किनारे चिड़िया जो थी चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, कहते हैं आरम मशीन, और जहाँ पर लकड़ी काटी जाती है, और जो आरम मशीन जो थी उसके पीछे मैदान में द प्रुशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, यानी कि जर्मन के, रूसिया के सिपाही जो थे वो अभ्यास, में अभ्यास, वो लोग सिपाही लोग अभ्यास। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग में अट्रैक्टिव, आकर्षक देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। ये सब चीज़ें पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा लुभाने वाली। पार्टिसिपल के रूल सीखने में इतना मज़ा नहीं आता था जितना मज़ा इन चीज़ों में आता है। सब चीज़ें पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा लुभाने वाली थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं इससे बच सकूं। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने की मेरे अंदर हिम्मत थी, मैं इन सब चीज़ों से बच गया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल चला। लेकिन उसने इन चीज़ों को, यानी इतना स्कूल से भागा न, वो उसने उन चीज़ों का आनंद लेना चाहा, बल्कि वो स्कूल चला गया। व्हेन आई पॉज द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ ए बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड कहते हैं नोटिस बोर्ड, जैसे स्कूल वगैरह में नोटिस बोर्ड होता है जिसमें सूचनाएं लिखी जाती हैं, नई बातें लिखी जाती हैं। ऐसे टाउन हॉल जो था, टाउन हॉल शहर का एक बहुत ही व्यस्तम एरिया होता है, मेन एरिया होता है। तो कह रहे हैं जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने देखा एक नोटिस बोर्ड लगा था। नोटिस बोर्ड के पास उस दिन की खबरें लिखी जाती हैं। तो उसने देखा कि जब वो टाउन हॉल के पास से निकला तो उसने देखा एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था टाउन हॉल में। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम, कह रहे पिछले 2 सालों से जितनी बुरी खबरें आती थी वो सब उस शहर में, वो सब उसी नोटिस बोर्ड से आती थी। द लास्ट बैटल, लड़ाई के हारने की खबर और जितनी भी खबरें थी, कमांड ऑफिसरों की खबरें, कमांडर सब आती थी। आई हैड थॉट टू माई सेल्फ विदाउट, और कह रहे मैं बिना रुके ही मैं वहाँ से चल दिया नोटिस बोर्ड के पास। व्हाट कैन बी द, और मैं सोचने लगा कि क्या मामला हो सकता है, क्या खराब खबर हो सकता है। देन एज आई हरीड, में जल्दी करना, बाई एज फास्ट आई कुड, कह रहे हैं मैं जितनी जल्दी कर सकता हूँ उतनी जल्दी मैं चला। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहे का काम करता है, जिसे कहते हैं लोहार। लोहार जो था वास्टर, जिसका नाम था, जो वह मौजूद था, अप्रेंटिस का ट्रेनिंग, अपने ट्रेनिंग देने वाले लोगों के साथ में, जिनको वो प्रशिक्षण देता था, उसके अंडर में काम करते, जिनको सिखाता था वो, जो उसके शागिर्द थे,
तो लोहार जो था मास्टर, जो अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने ट्रेनी के साथ वहाँ मौजूद था, और वो रीडिंग बुलेटिन पढ़ रहा था, नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ खबरें पढ़ रहा था। उसने मुझे बुलाया, आवाज़ दी और कहने का डोंट गो फास्ट बब में स्मॉल बॉय। उसने कहा छोटे लड़के प्यार से उठाते बब। उसने कहा बेटा इतनी तेज मत जाओ, यू विल गो टू योर स्कूल इन प्लेंट, अभी बहुत टाइम है और तुम समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मैंने सोचा ही वॉज मेकिंग फन में मजाक बनाना, मैंने सोचा वो मेरा मजाक बना रहा। एंड रीड इमहैमस लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रीथ, सांस रोककर, और मैं सांस रोक करके, मुझे सांस नहीं आ रही थी और मैं सांस रोक करके इमहैमस के छोटे बाग के पास पहुंच गया। स्कूल के बाहर एक बाग का बगीचा उन्होंने लगा रखा था इमहैमस ने, वहाँ पे पहुंच गया, बगीचे के पास पहुंच गया इमहैमस के। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल मीन शोर शराबा। जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोरगुल होता था। कह रहे जब स्कूल पहुंच गया वो, तो उसने कह रहे जब स्कूल शुरू होता था, स्कूल चलता होता था तो वहाँ पर बहुत शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और गली में ही ये शोर आवाज़ सुनाई देता था। काय का आवाज़ होता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे डेस्क खोलते थे, बंद करते थे क्लास के अंदर, उसका आवाज़ होता था। लेसन रिपीटेड यूनिसन में एक साथ बच्चे लेसन को रिपीट करते हैं। टीचर कहते हैं बच्चे एक साथ रिपीट, जैसे कहते हैं सब बच्चा कह रहे ए, सब बच्चे साथ कह रहे ए, टीचर कहते हैं बी, सब बच्चे कह रहे बी। तो इस तरह से मान लो एक साथ सब बच्चे बोला करते थे, लेसन को रिपीट करते थे, उनकी आवाज़ होती थी, वे जो बहुत तेज़ आवाज़ होती थी। विद आवर हैंड्स ओवर एयर्स टू अंडरस्टैंड, और इतना शोर था कि ठीक सी आवाज़ हम सुन सकें, उसके लिए हम लोग अपने हाथों को कानों पर रखते थे सही से। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रिपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का रूलर भी पैमाना जो था, स्केल जो था, और टीचर का स्केल जो टीचर जो थे वो मेज़ पर अपना स्केल मारते थे, पैमाना मारते थे, बार रूलर मारते थे बच्चों को शांत करने के लिए। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल में शांत, लेकिन आज वो जब स्कूल पहुंचा है तो वहाँ पर खामोशी छाई। यानी जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल देखता था कि स्कूल में शोर होता था, और वो शोर गली से सुनाई देता। आज तो वो लेट हो गया था, सब बच्चे पहुँचे गए पहले से, तो बहुत जो स्कूल शोर होता था, काय का शोर होता था, डेस्क के खोलने का, बंद करने का, बच्चे आवाज़ में अपने लेसन को रिपीट करते थे, टीचर जो थे वो अपने पैमाने को, स्केल को, टेबल को मारते थे, इन सब चीज़ों को बहुत आवाज़ होती। लेकिन आज जब वो स्कूल पहुँचा है तो बिल्कुल खामोशी थी, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, बिल्कुल खामोशी थी। I had counted on the commotion means शोर शराबा, to get my desk without being seen. Counted on करना, डिपेंड करना, वो इस पर डिपेंड करता था कि बगैर शोरगुल है, उसने सोचा कि शोरगुल होगा क्लास के अंदर, मैं खामोशी से जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाऊंगा और मुझे कोई देख नहीं पाएगा। इस पर निर्भर था वो इस पर डिपेंड था कि आज मैं लेट हो गया हूँ। लेकिन लेट होने टीचर डांटे ना, इसका उसने तरकीब निकाली। उसने कहा क्लास में इतना शोरगुल हो रहा है, बच्चों को मैं चुपचाप जाके अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा, टीचर बिजी होगा, मुझे देख नहीं पाएंगे, बच्चों छुपाने में बिजी होंगे। बट आप लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एंड सडन, लेकिन उस दिन एज संडे मॉर्निंग, उस दिन हर चीज़ इतनी खामोश थी जैसे कि संडे, लेकिन जैसे संडे के दिन खामोशी रहती है उस दिन वैसे ही खामोशी छाई थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, विंडो में से उसने झाँक करके देखा कि उसके साथी जो थे, उसके सहपाठी जो थे, सब अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड इमहैमस वॉकिंग अप डाउन विद हिज टेबल भयानक आयरन रूलर अंडर हिज, और इमहैमस उसके टीचर जो थे वो अपनी बाह में रूलर को दबाए हुए, स्केल को दबाए हुए, पैमाने को दबाए हुए कमरे में चल रहे थे, एक सिरे से दूसरे सिरे पर रूलर चल रहे थे, कमरे में टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबॉडी, कह रहा मैंने दरवाज़ा खोला और सबके सामने मैं अंदर चला गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। ब्लश मीन शर्म से चेहरा लाल हो गया, कि शर्म से मेरा चेहरा कितना लाल हो गया।
हाउ आई ब्लॉस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड, और मैं कितना डरा हुआ था कि टीचर डांटेंगे मुझे। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई, टीचर ने मुझे नहीं डांटा। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल ने उसको देखा, फ्रैंक को देखा, और बहुत ही दया के साथ, डांटा नहीं बल्कि दया के साथ कहा। क्या कहा? गो टू योर प्लेस क्विकली, में जल्दी से अपनी जगह पर जाकर, छोटे फ्रैंक्स जल्दी से अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, कह रहा मैं कूदा बेंच के ऊपर, एंड सेट डाउन एट, और डेस्क पे जाके बैठ। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर फ्राइट, अब भी मेरा डर खत्म नहीं हुआ था। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड, लेकिन तभी उसने देखा कि टीचर जो थे ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, टीचर जो थे एक सुंदर हरे रंग का कोट पहने। एम हैमल जो थे, उसने देखा, फ्रांस ने देखा कि एम हैमल जो थे वो सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए थे। फ्रीड शर्ट, और शर्ट के ऊपर उनकी झालर लगी हुई थी, झालरदार शर्ट थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और एक उन्होंने रेशमी टोपी पहनी थी, एंड एम्ब्रॉयडर्ड, और वो जो थी कढ़ाई करी हुई थी, उस पर एम्ब्रॉयडर्ड थी, करी हुई थी। दे नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, और ये ऐसा ड्रेस जो था वो आमतौर से ये ड्रेस नहीं पहनते थे, वो आमतौर से ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, वो ऐसा ड्रेस तभी पहनते थे जब स्कूल में इंस्पेक्शन होता था, स्कूल का निरीक्षण होता था, मुआयना होता था, और या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो उसने देखा कि आज टीचर जो थे, जब वो पहुंचा है फ्रांस स्कूल में, क्लास में पहुंचा, उसने देखा कि आज टीचर जो थे, टीचर वॉज वेयरिंग ए वेरी अनयूजुअल ड्रेस, एक असाधारण कपड़े पहनी हुई। दिस वॉज द ड्रेस ही जनरली वोर व्हेन देयर वाज स्पेशल ऑफ द स्कूल और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उन्होंने देखा कि टीचर ये कपड़े तभी पहनते थे जब स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था या स्पेशल लगा। Beside the whole school seemed so strange on Solomon भी सीरियस। इसके अलावा पूरा स्कूल जो था वो बहुत ही विचित्र और हिरमालू। But the thing that surprised me more was to see on the back benches that were always empty means holly, the village people sitting quietly like ourselves। लेकिन वो चीज़ जिसने फ्रांस को सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया वो ये था कि जब उसने देखा कि क्लास की पीछे की सीटें जो आम तौर से खाली रहती थी, क्योंकि स्टूडेंट होते नहीं थे, पीछे की सीटें खाली रहती थी, लेकिन आज उसने देखा कि उन पीछे की सीटों पर, पीछे की सीट पर गांव के लोग बैठे हुए थे, और वो ऐसे ही खामोश बैठे थे जैसे एक स्टूडेंट बैठे। क्या चीज़ उसने, यानी कि फ्रांस को जो इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करा वो एक चीज़ तो सबसे पहले ये थी कि टीचर जो थे एक विचित्र प्रकार के कपड़े पहने थे, ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो आमतौर से नहीं फंक्शन वगैरह में पहनते थे, वो आज ऐसे कपड़े पहने और फंक्शन था। और दूसरी चीज़ जिसने उसको सबसे आश्चर्यचकित कर दिया वो ये था कि क्लास के में पीछे की सीटें जो थी वो जो आमतौर से खाली रहती थी, आज उन सीटों पर गाँव के लोग बैठे हुए थे, और वो ऐसे ही खामोश थे, इतनी खामोशी बैठे हुए, जितनी खामोश से स्टूडेंट बैठे। कौन कौन लोग थे बाहर के लोग? ओल्ड हाउसर थे। हाउसर कौन था? गांव का कोई बूढ़े आदमी थे, गांव के कोई प्रधान वगैरह होंगे, पहले कोई रह चुके होंगे। हाउसर थे ना, उनके पत्नी बताया हाउसर बैठे थे विद हिज 3 कॉर्नर हेड, और वो तिकोना हेड लगाए हुए थे। कौन कौन बैठे थे पीछे से? गाँव के लोग बैठे। गाँव के लोग में खास खास लोगों के नाम बता रहे हैं, जिसमें एक हाउसर बैठे थे जो एक बूढ़े व्यक्ति थे, तो वो तिकोना हेड लगाए हुए थे। द फार्मर मेयर, उस और भूतपूर्व मेयर जो थे वहाँ के शहर के, वो बैठे थे। मेयर होता है नगर निगम का हेड जो होता है, चेयरमैन समझ, वो बैठे थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे हुए, एंड सेवरल अदर, और दूसरे बहुत से लोग बैठे हुए थे।
ये बता रहा है यानी कि फार्मर लगाए नाम किया गया, फार्मर मेयर थे, फार्मर, इसका मतलब जितने लोग थे सब बूढ़े थे। फार्मर मतलब भूतपूर्व रिटायर्ड थे, और रिटायर्ड आदमी 60 के बाद होता है, तो मतलब ये लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा थी जितने लोग बैठे थे, बूढ़े लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, एवरीबडी वाज सैड, हर आदमी दुखी लग रहा था। एंड द हाउसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मीन्स प्रवेशिका, ये किताब होती है प्राइमर, बेसिक किताब जो होती है, बेसिक रीडर जिसे कहते हैं, वो जैसे इंग्लिश में आपको ABCD जिसमें सिखाई जाती है, प्राइमर आती है, ABCD प्राइमर, वो प्रवेशिका जिसे कहते हैं। तो और हाउसर जो थे वो एक प्राइमर लाए थे, एक प्रवेशिका लाए थे, एक अल्फ़ाबेट की किताब लाए थे। थंबेल्ड एट द एजेंट, जो किनारों पर से, एजेंट किनारों पर से फटी हुई थी, एंड ही हैड इन ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने घुटनों पर रख करके उस किताब को खोल दिया विद ग्रेट स्पेक्टिकल लाइक अराउंड द पेज, और उस पेज के ऊपर वो अपने चश्मों से देख रहे थे, चश्मों से उसको उसमें लगाकर उसको किताबों को देख रहे थे। वाइट यानी कि हाउसर जो थे, एक प्राइमर लाए थे, एक प्रविष्का, एक बेसिक रीडर लाए थे, जिसको उन्होंने, जो बहुत पुरानी हो गई थी, घिस गई थी, और वो उन्होंने उसको अपने खोल करके अपने फोटो पर रख लिया था और चश्मा लगाकर उसको देखा। वाइल आई वॉज वॉन्डिंग अबाउट इट, फ्रांस कह रहे हैं जब मैं इन सबके बारे में आश्चर्य कर रहा था, इमहैमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड में सैट डाउन, इमहैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल, ग्रेव में सीरियस, और उसी सीरियस, गंभीर और जेंटिल और शराफत की आवाज़ में, दयापुर आवाज़ में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल करी थी पहले जब मैं आया था, उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने देखा कि अहमद होते कुर्सी पर बैठ गए और बहुत दया के साथ उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आखिरी लेसन है, आई शुड, जो मैं आज तुमको दूंगा, आज तुमको पढ़ाऊंगा। मिस्टर अहमद कुर्सी पर बैठ गए, उसके बाद में उन्होंने बहुत दया के साथ सब बच्चों से कहा, उससे नहीं बल्कि दया के साथ, यूजुअली आमतौर से गुस्सा करते हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही दया के साथ, बहुत ही दयालुता के साथ बच्चों से कहा, बच्चों ये आखिरी लेसन है जो मैं तुमको आज सिखाऊंगा। दो ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन फ्रांस, जर्मन की राजधानी है बर्लिन, जर्मन ने यानी फ्रांस के शहरों पर हमला कर दिया, तो कह रहे हैं कि अब बर्लिन से ऑर्डर आ गया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सक एंड लोरेन। कह रहे हैं कि बर्लिन से, फ्रांस की राजधानी बर्लिन है, वो जर्मन की राजधानी है बर्लिन, वहाँ से ये ऑर्डर आया है कि अब अल्सेक और लोरेन के स्कूलों में फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्या ऑर्डर आया है? कह रहे हैं कि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब अल्सेक और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इसलिए ये आज आखिरी लेसन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो फ्रेंच के टीचर थे। द न्यू मास्टर कम टू, और नया टीचर तुम्हारा कल आएगा, कल नया टीचर आएगा, वो तुम्हें जर्मन पढ़ाएगा, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा। दिस इज योर लॉस्ट, फिर ये तुम्हारा फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ अटेंटिव में ध्यान देना, इसलिए सो आई वॉन्ट दैट यू शुड लिसन एवरीथिंग वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आज मैं पढ़ाऊँ उसको तुम बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि बिकॉज यू विल नो लॉन्गर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि अब तुम्हें इसके बाद फ्रेंच भाषा सीखने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। What a thunder clap, थंडर क्लेप जैसे बिजली गिर गई हो, these words to me, कह रहे हैं जैसे कोई बिजली गिर जाती है, बहुत मुसीबत आ जाती है, उन ये शब्द होते हैं मुझको ऐसे लगते हैं जैसे बिजली गिर। On the riches, that was what they put up at their heart. उसने सोचा शायद ये न्यूज़ जो थे डॉनाल्ड इविल, वो जो खराब रिचेस भी इविल पीपल, खराब लोग होते हैं, दैट वाज व्हाट पुट, उन्होंने शायद टाउन हॉल पे यही न्यूज़ लगा दी। उसने सोचा, फ्रांस ने सोचा शायद टाउन हॉल में जो न्यूज़ चल रही थी, तो न्यूज़ बुलेटिन चल रहा था, तो खबर चल रही थी, नोटिस बोर्ड पर, शायद ये खबर, माई लॉस्ट फ्रेंच लेसन
इमहैमल ने कहा मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब वो कह रहा है कि मेरी समझ में मुश्किल समझ में आ रहा था कि मैं कैसे लिखूं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं ज़्यादा नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। फ्रांस कह रहे हैं कि मैं अपना लेसन सीखता नहीं था। जब पढ़ाई होती थी स्कूल में तो मैं सीखता नहीं था, मैं पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता था। अभी तक मैंने फ्रेंच में कुछ सीखा ही नहीं था। फ्रेंच में कह रहे हैं कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि मैंने अपना लेसन नहीं याद किया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं चिड़ियों के अंडे तलाश करने चले जाता था, या गोइंग स्लाइडिंग इन द, या साथ में चला जाता था। माई बुक्स दैट आई हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, और कह रहे किताबें जो थी मुझे एक बला लगती थी, मुसीबत लगती थी, बोझ लगती थी। न्यूसेंस बोझ लगती थी, किताबें क्या लगती थी, मुसीबत, परेशानी, बोझ लगती थी। मोबाइल कुछ समय पहले तक, थोड़े समय पहले तक किताबें उसको एक बोझ लगती थी। सो हैवी टू कैरी, और लगता था कि एक बोझ है जिसको ले जाना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, और कह रहा है ग्रामर जो थी और संतों वगैरह के इतिहास जो था वो अब पुराने दोस्त हो गए थे। दैट आई कुडंट, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। यानी कह रहे हैं जब पढ़ाई होती है स्कूल में तो वो सीखता नहीं, अब उसे अफसोस लग रहा है कि भाषा नहीं सीखा। एंड इमहैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम, और कह रहा है मुझे ये भी अफसोस था कि मिस्टर हैमल जो थे वो जा रहे थे, इमहैमल जो थे टीचर जो थे वो जा रहे थे, और मैं उनको दोबारा नहीं देख। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट, और इसकी वजह से मैं उनके रूलर के बारे में, उनके स्केल के बारे में भूल गया, और ये भी भूल गया कि वो कितने कैरिज्मेटिक कुरियन, कि वो कितनी बेरहमी से कभी कभी पेश, ये सब। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लॉस्ट लेसन, कह रहे बेचारे, फ्रांस कह रहा है टीचर्स के लिए खास कह रहे हैं कि वो बेचारे इमहैमल जो थे, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लॉस्ट लेसन, ये शायद आज वो आखिरी लेसन था उनका, आखिरी पार्ट पढ़ा रहे थे, आखिरी बार स्कूल में पढ़ा रहे थे, और उनके सम्मान के हिसाब से पार्ट के सम्मान में उन्होंने शायद संडे वाले कपड़े पहने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और उसके समझ में ये भी आ गया कि गांव के लोग बैग के पीछे की सीट, कमरे में पीछे की सीटों पर क्यों बैठे थे। अब फ्रांस की समझ में ये आया कि इमहैमल ने संडे वाले कपड़े, जो ऐसे कपड़े जो वो फंक्शन वगैरह में पहना करते थे, ये स्पेशल में पहना करते थे, उन्होंने क्यों पहन लिया, और गांव के लोग पिछली सीटों पर क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्यों कि गांव के लोग भी बहुत दुखी थे, उन्हें भी बहुत अफसोस था कि एक पुराना टीचर जो है वो जा रहा, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और गांव वालों को इस बात का भी अफसोस था कि वो स्कूल नहीं गए, उन्होंने सीखा नहीं था, उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं था, उन्होंने भाषा नहीं सीखा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर द 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस। इमहैमल जो थे 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे, 40 साल से उन्होंने बहुत वफादारी से सेवा करी थी, और उनकी सेवा का शुक्रिया अदा करने के लिए लोग जो थे जमा हुए, एंड आर शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर, और वो उस देश के लिए भी सम्मान प्रकट कर रहे थे जो देश उनका नहीं रहा था, बल्कि जिस पर विदेश ने यानी जर्मन ने। When I was thinking all this, I heard my name called. जब फ्रांस ये सब सोच रहा था तभी टीचर ने उसका नाम बुलाया। It was my turn to recite. अब उसका नंबर आया पढ़ने का कि वो कुछ पढ़े, recite पढ़े। What would I not have given to be able to say that dreadful ruler for participle all through, very loud and clear and without one mistake. What I would not have given to be able to say that dreadful, उस
अब वो रूलर जो था, जो बहुत ही भयानक लगता था, वो मुझे ऐसा नहीं लगा जो पार्टिसिपेंट जब सुनते थे। लेकिन अब मैं उठा कहने के लिए, बट आई गॉट मिक्सड अप इन द फर्स्ट। लेकिन मैं जैसे ही पार्टिसिपेंट सुनाने के लिए मैं उठा, मैं मिक्सड अप हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया, मिक्सअप में कंफ्यूज हो गया, पहले वर्ड पे कंफ्यूज हो गया और खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क को पकड़ के खड़ा हो गया, माई हार्ट बीटिंग, मैं दिल धड़कने लगा तेजी से, एंड नॉट डेन, और मैं हिम्मत, और देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। यानी वो पार्टिसिपेंट बताने, जब उसका नाम पुकारा गया, जब वो पार्टिसिपेंट बताने के लिए खड़ा हुआ तो कंफ्यूज हो गया और एक वर्ड भी ना बोल सका। आई हैड एम हेमन सेड टू, और उसने सुना कि एम हेमन ने उससे कहा, क्या कहा, आई वॉन्ट इज टोल्ड यू लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस बेटा, आज मैं तुम्हें डांटूंगा, तुम पार्टिसिपेंट नहीं बता पाए, लेकिन मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगा, आई विल नॉट स्कोल्ड यू टुडे, आज नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम काफ़ी बुरा महसूस कर रहे हो, सी हाउ इट इज, देखो ये कैसा है, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर, रोज हम अपने आप से कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ, लेकिन तुम तो कहते रहे अभी बहुत टाइम है हमारे पास, हम सीख लेंगे, आई विल, मैं कल सीख लूँगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम, और अब देखो हम कहाँ पहुँचे, तुम रोज़ कहते रहे आज सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, टालते रहे, अब हम कहाँ पहुँचे, अब मौका ही मिलेगा सीखने का। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अलसेक, ये अलसेक के लोगों के साथ यही परेशानी है, शी पुट्स लर्निंग टुमारो, वहाँ के लोग हर चीज़ को कल पे टाल देते हैं, इस पर टाल देते हैं, कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, इस पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू, अब ये जिन लोगों ने हमारे देश पे हमला करा है, जिन लोगों ने देश को जीता है, जिन लोगों ने देश पर कब्जा करा है, वो लोग कहेंगे तुमसे, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू, कि तुम फ्रेंच होने का बहाना करते हो, तुम ये दिखावा करते हो, प्रिटेंड में शो करता, तुम ये दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, फ्रांस के रहने वाले हो, येट यू कैन नादर स्पीक, लेकिन तुम ना तो अपनी भाषा यानी फ्रेंच को ना तो लिख सकते हो ना बोल सकते हो। कह रहे आप फ्रेंच वाले, एम हेमल कह रहे हैं फ्रांस ने हमारे देश, जर्मन ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, अब जर्मन वाले, जर्मन के सिपाही जो लोग तुम हमसे कहेंगे कि तुम फ्रेंच कैसे फ्रांसीसी हो, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, लेकिन ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो ना लिख सकते, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर नेटिव, लेकिन छोट फ्रांस, तुम ही इसमें खाली तुम्हारा दोष नहीं है, तुम ही इसके लिए दोषी नहीं हो, वी आल हैव ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर, हम सबको इस बारे में सोचना है, हम सब इसके लिए दोषी, हम सब लोग इसके लिए दोषी, सब लोग, वी आर ऑल टू बी ब्लेम्ड फॉर, ना हमने फ्रेंच सीखी, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, इसके लिए हम सब दोषी, तुम ही दोषी नहीं है, बच्चे दोषी नहीं है, योर पेरेंट वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी इस बारे में ऐसा तो चिंतित नहीं थे कि तुम सीखो, तुम्हारे माँ बाप को इस बात की फिक्र नहीं थी कि तुम कुछ पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई की माँ बाप को फिक्र नहीं थी, दे प्रीफर, में ज़्यादा पसंद है, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क इन अ फार्म, वो तुम्हें या तो खेत में काम करने भेज देते हैं माँ बाप तुम्हारे, और या मिल में, कारखाने वगैरह में भेज देते, काम काहे नहीं भेज देते, एज ए लिटिल मोर, ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको, तुम्हारे माँ बाप भी ब्लेम के लिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, वो तुम्हारी पढ़ाई के बारे में चिंतित नहीं थे, वो तुम्हें या तो खेत में काम करने भेज देते थे या किसी मिल वगैरह कारखाने वगैरह में काम करने भेज, ताकि तुम पैसे कमा सको, एंड आई हैव बीन ब्लेम आल्सो टू ब्लेम, और इसके लिए मैं भी दोषी हूँ, एम हेमल कह रहे हैं टीचर होने के नाते मैं भी इसके लिए दोषी हूँ, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, तुम्हें लेसन सिखाने के पढ़ाने के बजाय मैंने तुम्हें कई बार बाग में पौधों को फूलों को पानी देने के लिए भेजा, यदि तुम्हें पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें भेज देता, जाओ सामने गार्डन है, फूल के सामने पानी दिया, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलिडे, तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता, छुट्टी नहीं कर देता तुम्हें, इसलिए मैं भी तुम्हें पढ़ाने भेजा, मैं तुम्हें छुट्टी कर देता। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तब एक चीज़ के बाद में दूसरी चीज़ बतलाने के बाद में मिस्टर हेमल जो थे वो फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते हैं,
उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में बात करना था कि फ्रेंच भाषा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में एम हेमल ने बताना शुरू। और सब बातों के बाद एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बात करना शुरू किया और उन्होंने कहा, सेइंग इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा कि फ्रेंच जो है, फ्रांसीसी भाषा जो है, ये दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, सबसे रिच भाषा है, सबसे धनी भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ है, क्लियर भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल और तर्कसंगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट। और हमें इस भाषा की गार्ड भी प्रोटेक्ट, रक्षा करना चाहिए और हमें इस भाषा की रक्षा अपने लोगों में रक्षा करना चाहिए। अपने लोगों में आप यानी फ्रेंच को बोलते रहना चाहिए, जो अपने लोग हैं फ्रेंच बोलने वाले, हमें अपने लोगों में इसकी रक्षा करना चाहिए और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई लोग गुलाम होते हैं, जब कोई कौम गुलाम होती है, जब कोई राष्ट्र गुलाम हो जाता है, किसी देश का गुलाम हो जाता है, जब कोई राष्ट्र, एज लॉन्ग एज दे होल्ड और उस देश के लोग अपनी भाषा को पर जमे रहते हैं, इट इज़ द एज इफ दे हैड, तो इसका मतलब होता है उन्हें जेल की कुंजी मिल गई। तो एक मतलब जेल की कुंजी होती है, जब कुंजी होगी, जेल की चाबी होगी, तो एक आध दिन आज़ादी मिल जाएगी। तो यहाँ पर एम हेमल कहना चाह रहे हैं कि अपने स्टूडेंट से और जो गांव के लोग आए हैं उनसे कहना चाह रहे हैं कि हमें फ्रांसीसी भाषा जो है दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है और हमें इसकी रक्षा करना है, अपने लोगों में इस भाषा को बोलते रहना है, इसकी रक्षा करना है और उसको कभी भूलना नहीं। क्योंकि जब कोई राष्ट्र गुलाम होता है तो और उस देश के लोग गुलाम बना लिए जाते हैं, तो अगर उस देश के लोग अपनी भाषा पे जमे रहते हैं, अपनी भाषा को बनाए रखते हैं, अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को, भाषाई पहचान को नहीं भूलते हैं, तो वो एक आध दिन उस गुलामी से उन्हें आज़ादी मिल जाती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रेड अस। उसके बाद एम हेमल ने किताब खोली, ग्रामर की किताब खोली और लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड विद, अचंभित, आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज टू सी हाउ वेल आई। अब फ्रांस कह रहा है कि मुझे ये आश्चर्य हुआ कि लेसन बहुत जल्दी मेरी समझ आ गया। पहले जब वो पढ़ाते थे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज उसको ही वॉज सरप्राइज दैट ही लर्न द लेसन इजली। कह रहे मुझे ये बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं लेसन को बहुत आसानी से समझ गया। ऑल ही सेड सीम टू इजी। आज जो एम हेमल ने कहा वो सब मुझे बहुत आसान लगा, बहुत आसान लगा जो उन्होंने पढ़ाया। दैट लिसन्स, और मैंने बहुत सावधानी से सुना। देन ही हैड नेवर एक्सप्लेन थिंग विद सो मच ऑफ पेशेंस, और पेशेंस में धैर्य। और मुझे ऐसा लगा कि कभी भी उन्होंने किसी चीज़ को इतने धैर्य से नहीं समझाया था जितना और। ऑलमोस्ट ऑल इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग। और हमें ऐसा लग रहा था कि जाने से पहले पुअर मैन एम हेमल जो थे, वो बेचारे एम हेमल जो थे, मुझे ऐसा लगता है जाने से पहले जितना भी उनके अंदर ज्ञान था वो चाहते थे वो सब ज्ञान हमको दे। एंड टू पुट इट ऑन, और हमारे सरों में, हमारे दिमागों में जो कुछ उन्हें आता है वो एक साथ एडवांस को फौरन हमारे दिमाग में पहुँचा दे। आफ्टर ग्रामर वी हैड ए लेसन। ग्रामर के बाद में राइटिंग का लेसन शुरू हुआ, बच्चों को लिखने को मिला। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कापीज फॉर। उस दिन एम हेमल जो थे, टीचर जो थे, वो उनके लिए नई नई कापी लाए थे और उन्हें बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी कापी से रिटन, जिसके रिटन ब्यूटीफुल रॉन्ड हैंड फ्रांस अल्सट, फ्रांस अल्सट, फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर दे लुक। हाँ, उस दिन एम हेमल जो थे नई कापी लाए थे जिसपे उन्होंने कर्सिव राइटिंग गोल गोल लिखा हुआ था। क्या लिखा था उस पर? लिखा हुआ था बहुत ही सुंदर राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग में लिखा था कि फ्रांस अल्से, शहर था फ्रांस अल्से, ये लिखा हुआ। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग, और ऐसा लग रहा था क्लास के पूरे कमरे में जैसे फ्रांस के झंडे, फ्रांस के झंडे में हंग फ्रॉम द रोड ऑफ, और वो जिसके ऊपर लटके झंडे लग रहे थे। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइटली। अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी खामोशी है, हर आदमी काम करने में लगा हुआ था और बिल्कुल खामोशी है जब उन्होंने काफ़ी पार्टी पर झंडे लगे।
द ओनली साउंड वॉज द स्केचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। उस वक्त बिल्कुल खामोशी छाई थी, और जो पेपर के ऊपर लोग पेन चला रहे थे, पेन से पूरा लिख रहे थे, पर उसकी आवाज़ हो रही थी। वन सम बिटल्स फ्लू इन, बिटल एक तरह का कीड़ा होता है, मच्छर होता है छोटा। एक बार कुछ मच्छर उड़ के आए, बट नो बडी पेड इनिशियल, लेकिन किसी ने उन मच्छरों की तरफ ध्यान नहीं। नॉट इवन द लिटिल वन, न छोटे छोटे बच्चे बैठे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया जो काम कर रहे थे। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो, छत के ऊपर, क्लास की छत के ऊपर पिजन कबूतर, कबूतर जो थे कूं कूं कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग, इन लोगों ने हम लोगों से तो जर्मन भाषा बुलवाएंगे, क्या ये कबूतरों भी जर्मन भाषा में कूं कूं करने कहेंगे? क्योंकि हम जानते हैं भाषा सिर्फ इंसान जानवर होती है, हर जगह के जानवर जो है वो एक सी भाषा बोलते हैं। कुत्ता कहीं भी होगा बाऊ बाऊ करेगा, बात, बिल्ली कहीं की भी होगी करेगी, क्योंकि ये जानवर है, किसी को भाषा बता। लेकिन वो सोच रहा है, फ्रांस सोच रहा है कि जब उसने कबूतर को देखा, कबूतर छत पर कूं कूं कर रहे थे, तो उसने अपने मन में सोचा ये हम लोग तो जर्मन बोलने की बात करें, क्या ये कबूतरों से भी जर्मन में बुलवाएंगे? इवन द कबूतरों को। Whenever I looked up from my writing, I saw him Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school. फ्रांस कह रहा है कि when I looked up, कह रहे जब मैंने अपनी राइटिंग से, मैं लिख रहा था, जब मैंने लिखते लिखते ऊपर से देखा, जब मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, उठा के देखा, तो मैंने देखा कि हेमल जो थे बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल खामोशी के साथ कुर्सी पर बैठे होते, हिल नहीं रहते। एंड गेजिंग, गेजिंग में घूरना, और वो कभी एक चीज़ को घूर को देख रहे थे, कभी दूसरी चीज़ को घूर कर देख रहे थे कमरे के अंदर, कभी एक चीज़ को घूर कर, यानी कि लिखते वक्त फ्रांस ने देखा, अपनी स्लीट पर से देखा कि एम हेमल जो थे वो अपनी कुर्सी पर खामोश बैठे, मुशद्दत बैठे होते, और वो कभी इधर देख रहे थे, एक चीज़ देख रहे थे, कभी दूसरी चीज़ रहे थे, जैसे कि वो उन चीज़ों को अपने दिमाग में समा लेना चाहते कि इसको रूम में हर चीज़ कैसे लगती है, इसको वो अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same way, क्योंकि 40 साल से उसी जगह पर थे, 40 साल से उस कमरे में पड़ा, with his garden outside the window, और उनका बाग जो था विंडो के बाहर, कमरे के बाहर, एंड इज क्लॉथ इन, और उनका कमरा जो था उनके सामने था। जस्ट लाइक दैट, उसी तरह ओनली अ डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्कूल, केवल बेंच और डेस्कें जो थी वो डेस्क जो थी वो पुरानी हो गई, वॉर्न आउट। शुरू में 40 साल से पहले जब ये क्लास बना था वो आए थे, तो सिर्फ बेंचें वगैरह सब नहीं थी, लेकिन 40 साल से वही बेंच वही डेस्क थी, तो अब घिस गई, पुरानी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, वॉलनट कहते अखरोट, इन द गार्डन वर टालर, और अखरोट का पेड़ जो था बाग में, जो 40 साल पहले लगाया था, वो बड़ा हो गया। एंड द वाइन बेल दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, और जो उन्होंने खुद बेल लगाई थी, वो बेल जो थी अब खिड़की से हो करके ऊपर छत तक पहुँच गई थी, पेड़ पहुँच गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव, वो अब ये सब छोड़ के जा रहे हैं, बाग वगैरह के पास ही छोड़ के, तो कितना उनका दिल टूट रहा। टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, और उस कमरे के ऊपर उनका रूम था, जिसमें उनकी बहन जो थी पैकिंग ट्रंक कहते बक्से वगैरह, सामान वगैरह, उनका लगेज वगैरह पैक करी थी, उनकी उन्होंने जाना था, तो उनकी बहन जो थी ऊपर के कमरे में जब उनका सामान वगैरह पैक कर, बक्से वगैरह पैक कर, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री, तो अगले दिन उन्हें देश छोड़ के जाना, वहाँ छोड़ के कहीं और तलाश में जाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लॉस्ट, लेकिन उनके अंदर इतना धैर्य था कि वो लेसन को लॉस्ट
लास्ट तक उन्होंने हमसे लेसन को सुना, लेकिन इतनी हिम्मत थी उनके अंदर कि उन्होंने हर बच्चे से आखिर तक जब तक घंटी नहीं बजे तब तक लेसन को सुना। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद में जब राइटिंग सेशन हो गया, वी हैड ए लेसन, तब हिस्ट्री में क्लास हुआ, हिस्ट्री उन्होंने पढ़ाई। एंड देन द बेबीज चैंटेड, और उसके बाद में चैंटेड भी, पढ़ना कहना जपना। उसके बाद बच्चों ने बा 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 ये कहा। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम वोट हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, कह रहे, और पीछे की सीट पर कमरे में बूढ़े हाउसर जो बैठा हुआ था उसने अपने चश्मे उतारे। एंड होल्डिंग द, और अपने दोनों हाथों में जो प्राइमर जो थी, प्रवेशिका जो थी, किताब जो थी हिस्ट्री की, उसको पढ़ करके उसमें लेटर को पढ़े, उस प्रवेशिका के जो बेसिक लेटर जो थे, जैसे इंग्लिश में ABC, तो इस तरह से उसके लेटर जो थे उसको पढ़े। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते हैं हाउसर भी चिल्ला रहा था, रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और इमोशन में जज्बात, भावनाओं, इमोशन से, और उसकी आवाज़ जो थी भावनाओं के साथ, सेंटिमेंट के इमोशन से, भावनाओं के साथ, वो इतना भावुक हो गया कि उसकी आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम, और उसको देखना बहुत ही फनी, काफी मनोरंजक था। ऑल वाइनिंग, सब लोग हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे, उसको हंसी भी आती थी और रोना भी आता था, उसकी कंडीशन देख कर इमोशन हो जाते थे और सब। हाउ विल आई रिमेंबर दैट लास्ट, कह मुझे ये लास्ट लेसन अच्छी तरह। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक, फौरन चर्च की घंटी में 12 बजे, चर्च की घंटी 12 बजे चर्च की घंटी बजती है, इसको पेरा का टाइम होता है, तो कह रहे 12 बजे चर्च की घंटी, चर्च में घंटी बजी। देन इंग्लिश मीन्स होता है एक दूसरी घंटी बजी, ये और घंटी थी इबादत प्रार्थना के लिए, इंग्लिश जो प्रार्थना घंटी बजती है इंग्लिश कहते हैं, पेरेंट पर बजी चर्च में, एक दूसरी घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण ट्रम्पेट कहते हैं तुरही, शहनाई, द ट्रम्पेट ऑफ द क्रूशन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडो, जब ये क्रूशिया के सिपाही जो थे, जब कोई सिपाही वगैरह फौजी वगैरह ड्रिल अभ्यास करके लौटते थे, अभ्यास करते थे, तो वो उसके साथ में शहनाई वगैरह बजाते थे। तो कह रहे हैं कि उसी वक्त जो क्रूशिया के जो जर्मन के सिपाही जो थे वो अभ्यास से लौट रहे थे, और उनके जो शहनाई बज रही थी उनके साथ वही बज रही थी, उसकी आवाज़ हमारी विंडो के पास आई। एम जो थे टीचर, वो खड़े हो गए, वेरी पेल, उनका चेहरा पीला पड़ गया, पीला चेहरा जब होता है जब आदमी बहुत परेशान होता है, उनका चेहरा पीला पड़ गया। इन चेयर आई सॉ हिम लुक, और मैंने देखा कुर्सी में बहुत लंबे लगे। माई फ्रेंड सेड, और उनका मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, एम हेमल ने कहा मेरे साथियों, आई मैं उन्होंने कुछ कहना चाहा, बट समथिंग चोक, लेकिन किसी ने उनके गले को बंद कर, यानी कि गला बंद हो गया, गला में खराश आ गई, वो बोल नहीं पा रहे। ही कुड नॉट, वो आगे बोल नहीं, ही कुड नॉट कंटिन्यू टू स्पीक। उन्होंने कहा, खड़े हुए और उन साथियों, मेरे साथियों कहना चाहा, लेकिन उनका गला बंद हो गया, वो बोल नहीं, इतने भावुक, इतने इमोशन में, क्योंकि आज उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, वो बोल नहीं पा रहे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टूक ए पीस ऑफ चॉक and bearing on with all his might his power, he wrote as large as he could viper law of France. उसके बाद में वो कुछ कहना चाह रहे थे एम हेमन, लेकिन वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आवाज़ नहीं निकली, उनका गला, और वो जो थे उसके बाद में वो मुड़े, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, उन्होंने एक चाक का टुकड़ा लिया, और अपनी ताकत के साथ उन्होंने जितना भी बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिखा। क्या लिखा? वाइवा द फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की जय, फ्रांस अमर है, ये लिखा। उसके बाद में देन ही स्टॉप एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद में वो रुक गए, एंड लीन हिज हेड, और उन्होंने दीवार पे हाथ रखा, और बिना कुछ कहे ही मेड जेस्चर, जिसमें संकेत, सिग्नल, फिर उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से सिग्नल करा, जैसे जाने, हाथ से इशारा करा। स्कूल डिसमिस्ड, स्कूल पढ़ाई हो गई है,
इसको डिस्मिशन होता है वो मैं अब तुम जा सकते हो। इस तरह उन्होंने बच्चों से ये कहा।